हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रोफाउंड आईएएस। आज हम एससीओ समिट के बारे में पढ़ेंगे। रिसेंटली अभी एससीओ का यानी सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का 23rd वर्चुअल समिट हुआ है जो इंडिया ने ही कंडक्ट कराया है। इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे विद बैकग्राउंड। देखिए, हमारा ये मकसद नहीं है कि एससीओ के समिट में क्या क्या बातें हुई हैं एक एक चीज़ के बारे में जानें। जो इंडियन कंसर्न को लेकर है उसको डिस्कस करेंगे। हमारा इस वीडियो बनाने का मेन मोटिव ये है कि एससीओ के बारे में हम बैकग्राउंड समझें कि ये ऑर्गेनाइजेशन क्यों बना है, इंडिया का क्या इंटरेस्ट है इसमें, समझ में आ रहा है, ये ज़्यादा है रादर दैन कि 23rd समिट के बारे में हम पूरी तरह से जानने की कोशिश करें। अगर हम एससीओ के बैकग्राउंड को समझ जाएंगे तो 23rd समिट में इंडिया ने क्या किया है और ये समिट वर्चुअल क्यों हुआ है ये भी आप समझ सकते हैं। इंडिया के कंसर्न क्या है, एससीओ का फ्यूचर क्या है, इंडिया का एससीओ में फ्यूचर क्या है, क्या इंडिया को रहना चाहिए या एससीओ हमारे लिए किसी तरीके कोई सिग्निफिकेंस रखता है, ये चीज़ें बात कर लेंगे। और इंडिया की क्या स्ट्रेटजी अब होनी चाहिए आफ्टर दी 23rd वर्चुअल समिट, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो ये वीडियो बहुत शॉर्ट रखेंगे, बहुत लंबा नहीं करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहली बात को आप जरा समझिए, कोशिश कीजिए कि सांघाई एससीओ का फुल फॉर्म है सांघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो चलिए हम लोग बैकग्राउंड से शुरू करते हैं कि ये ऑर्गेनाइजेशन कैसे बना, बिल्डअप ऑफ एससीओ क्या है। ठीक है, तब आपको समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहली बात को समझने की कोशिश कीजिए कि एससीओ जो है वो चाइना लेड ऑर्गेनाइजेशन है। समझ में आ रहा है, चाइना और रशिया लेड ऑर्गेनाइजेशन है। तो पहले चाइना को समझते हैं। देखिए, चाइना और इंडिया एक ही टाइम में इंडिपेंडेंट हुए हैं। इंडिया 1947 में और चाइना जो है कम्युनिस्ट रिवॉल्यूशन से 1949 में इमर्ज किया है। ठीक है, आप ये मान सकते हैं कि चाइना लेमन टर्म्स में कि वो उसी समय से इंडिपेंडेंट हुआ है, हालांकि वो चाइनीज रेवोल्यूशन से बाहर निकला था। ठीक, ये बात आप जान गए। दूसरी बात जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको जानने वाली बात ये है कि 1945 से लेके 1991 के बीच में आपको पता होगा कि दो सुपर पावर्स थे, यानी वर्ल्ड बाइपोलर था, यानी एक तरफ यूएसए था और दूसरी तरफ यूएसएसआर था, और उस समय शीत युद्ध चल रहा था। ठीक है, वर्ल्ड दो टुकड़ों में बटा हुआ था। एक यूएसए का टुकड़ा जिसे आप ये कह सकते हैं कि कैपिटलिस्ट वर्ल्ड, और दूसरा यूएसएसआर जिसे आप कम्युनिस्ट वर्ल्ड कह सकते हैं। चाइना वॉज मोर इंक्लाइन टूवर्ड्स रशिया। इस बात को जरा आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, वो कम्युनिस्ट वर्ल्ड की तरफ ज़्यादा इंक्लाइन था। हालांकि 1978 तक आते आते इसने अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी। किसने अपनी इकोनॉमी ओपन करी? चाइना ने। समझ में आ गया। और चाइना ने क्या अडॉप्ट किया? कैपिटलिस्ट वर्ल्ड ऑर्डर अडॉप्ट किया। ठीक है, 1978 के बाद। अब आपको पता है कि जब कैपिटलिज्म कोई कंट्री एक्सेप्ट कर लेता है तो इसका मतलब वो फ्री ट्रेड पर बिलीव रखेगा, प्राइवेट एंटरप्रेन्योरशिप होगा, ये सारी बातें होंगी उस कंट्री के अंदर। तो 1978 के बाद जब चाइना ने अपनी इकोनॉमी ओपन करी तो 1980 से लेकर 1990 के बीच में मैन्युफैक्चरिंग खूब तेज़ी से बढ़ा। अब आपको पता है कि जब किसी भी कंट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग तेज़ी से बढ़ेगा, इसका मतलब उसको रॉ मटेरियल चाहिए होंगे, उसको मार्केट चाहिए होगा। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो उसके लिए जो है रॉ मटेरियल चाहिए होगा। तो 1990 आते आते अब चाइना के पास जो है सर्च फॉर रिसोर्सेज की होड़ लग गई कि भाई मुझे उन कंट्रीज को ढूंढना है जिनके पास रिसोर्सेज हैं। वर्ल्ड में तीन बेसिक, हालांकि वर्ल्ड में हर कंट्री के पास कोई ना कोई रिसोर्स है, लेकिन वर्ल्ड में तीन ऐसे बेसिक रीजन्स हैं जहां पर खूब सारे रिसोर्सेज हैं। इस बात को आपको जानना पड़ेगा। तो पहला रीजन आपका आता है वो है अफ्रीका। अफ्रीका एज ए कॉन्टिनेंट आपको बहुत रिसोर्सेज मिलेगा। ठीक है, दूसरा रीजन है आपका साउथ अमेरिका, उसके पास भी बहुत रिसोर्सेज हैं। ठीक है, और तीसरा रीजन जो है वो है सेंट्रल एशियन कंट्रीज। ठीक है, या सेंट्रल एशियन रीजन, वहाँ पर जो है 5 रीजन्स हैं, वहाँ पे बहुत रिसोर्सेज हैं। तो 1991 तक जो सेंट्रल एशियन रीजन था, जो कि करीब करीब 5 कंट्रीज को मिलकर बनता है, जैसे आपका हो गया कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, समझ में आ गया आपको, और तुर्कमेनिस्तान। इन 5 कंट्रीज को मिलकर बनता है। मैं आपको ये मैप दिखाई दे रहा हूँ, आपको समझ में आ जाएगा। कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान, ये 5 कंट्री जो हैं इनको हम लोग सेंट्रल एशियन रीजन कहते हैं। ठीक है, इनके पास बहुत रिसोर्सेज हैं। कजाकिस्तान अकेले खुद आप समझ लो कि उसके पास यूरेनियम का हाईएस्ट वर्ल्ड रिजर्व है, वन ऑफ द हाईएस्ट वर्ल्ड रिजर्व, मतलब वन ऑफ द हाईएस्ट जो है रिजर्व है यूरेनियम का। खूब यूरेनियम है उसके पास, खूब सारा इनके पास पोटेशियम है, बहुत सारे इनके पास। तुर्कमेनिस्तान के पास अकेले का जो है बहुत सारा जो है ऑयल रिजर्व है। इस पूरे रीजन में ऑयल रिजर्व हैं,
पेट्रोलियम रिजर्व हैं, आप मिनरल के नाम लीजिए, बस मिनरल रिच है सर। तो पूरी दुनिया में जो है ये कॉन्सेप्ट आने लगा कि भाई इस रीजन में हमें किसी तरीके से कंट्रोल आए, पर कैसे कंट्रोल आएगा। 1991 तक तो ये यूएसएसआर जो उस समय में रशिया को उस समय में 1990s के टाइम में यूएसएसआर कहते थे, तो वो तो यूएसएसआर के पार्ट थी। 1991 में जब यूएसएसआर टूटा, जिसे आप सेंट्रल एशियन रीजन और रशिया इन सबको मिलाकर आप उसकी कंट्री, नेबरिंग कंट्री को मिलाकर एक पूरा यूएसएसआर कहते थे, जब ये टूटा, समझ में आ गया, तो दो बातें हुई। एक बात, वर्ल्ड बाइपोलर से यूनिपोलर हो गया। दूसरी बात जो हुई वो ये हुआ कि ये सेंट्रल एशियन रीजन जितने भी हैं, ये जितना भी आपको सेंट्रल एशियन रीजन नजर आ रहा है, ये इंडिपेंडेंट हो गया, आज़ाद हो गए। ये समझ रहे हो बात हो कि नहीं। अब सभी कंट्री, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो रशिया हो, चाहे वो चाइना हो, सभी चाहते थे कि भाई साहब इस रिसोर्सेज पर हमारा भी थोड़ा शेयर हो। और कहीं ना कहीं ये भी अफगानिस्तान के कन्फ्लिक्ट का बहुत बड़ा कारण है। समझे बात हो कि लोग अफगानिस्तान के रास्ते के थ्रू सेंट्रल एशियन रीजन छूना चाहते हैं, ठीक है। तो इस रीजन में सबकी मतलब होड़ हो गई कि भाई साहब यूएस भी चाह रहा है यहाँ पे मैं आऊँ, यूरोप भी चाह रहा है, रशिया भी चाह रहा है, चाइना भी चाह रहा है, इंडिया भी चाह रहा है कि भाई हमें रिसोर्सेज मिल जाए यहाँ पर। अब बात समझ लो, रिसोर्सेज की भोड़ लग गई। तो 1991 में जैसे ही इंडिपेंडेंस हुआ, समझ लो आप जो है एक न्यू रीजन इमर्ज होकर आया, एक न्यू रीजन जिसे सेंट्रल एशियन रीजन कहते हैं। उसमें 5 कंट्रीज थी, इनके पास बहुत रिसोर्सेज, ठीक। और चाइना को क्या चाहिए था, 1991 के आते आते तक चाइना को चाहिए था रिसोर्स। अब वो बेचारा करे तो करे क्या चाइना। तो चाइना ने पहले देखा कि भाई मेरे नेबरिंग कंट्री जिनसे मेरा बॉर्डरी शेयर होता है वो कौन कौन सी कंट्री है। ये कहानी मैं कब की बता रहा हूँ, 1991 के बाद की, ठीक है। तो देखा चाइना ने कि मेरे बगल में जो कंट्री है वो है कजाकिस्तान, कहा मेरे बगल में और कौन सी कंट्री है, किर्गिस्तान, कहा मेरे बगल में और कौन सी कंट्री है, ताजिकिस्तान। समझ रहे हो बात तो कि नहीं। कहा भाई ऐसा है कि इनसे दोस्ती करनी पड़ेगी, ठीक है। चाइना ने सोचा भाई इनसे हम दोस्ती करते हैं, ठीक है। तो चाइना ने कहा अब दोस्ती कैसे होगी भाई। तो कहा कि भाई ये चाइना गई कजाकिस्तान के साथ हाथ मिलाने, कजाकिस्तान ने कहा बट भाग यहाँ से। तो भाई चाइना ने कहा काय भगा रहे हो हमको, कह रहे हो तुम्हारे साथ मेरी बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं, तुम बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल नहीं करते, दोस्ती की बात कर रहे हो, तुम कैसे आदमी हो तुम। किर्गिस्तान के पास भी गया, किर्गिस्तान ने भी कहा कि तुम्हारे साथ हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट्स हैं। ताजिकिस्तान के साथ कहा तो उसने कहा तुम भी हमारे साथ बाउंड्री डिस्प्यूट है। चाइना के हर से बाउंड्री डिस्प्यूट है भाई साहब। चाइना का मंगोलिया के साथ भी है, इंडिया के साथ भी है, चाइना जिससे चिपका हुआ है रशिया के साथ भी है। समझ रहे हो बातों की नहीं। तो भाई इन तीनों कंट्री से मना कर दे दोस्ती करने से, भाई हम तो नहीं मेरे दोस्ती आपके, समझ रहे, हम ना हो रहे दोस्त आपके, आपसे सर हमारे बाउंड्री डिस्प्यूट हैं। चाइना ने कहा यार ऐसे तो काम नहीं चलेगा। चाइना ने कहा भाई अगर मुझे एक कैपिटलिस्ट कंट्री की तरह इमर्ज होकर आना और एक मैन्युफैक्चरिंग हब की तरह इमर्ज होकर आना और एक पावरफुल कंट्री बनना है, तो मुझे अपने मैन्युफैक्चरिंग को मजबूत करना होगा। और वो तभी हो सकता है जब मेरे पास रिसोर्सेस हों। समझ रहे हो बात होगी नहीं। तो इसने क्या किया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान के साथ कहा कि भाई मुझे दोस्ती करनी पड़ेगी किसी तरीके से। कहा कि सबसे पहले काम करते हैं, बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल करो इसको यार, समझे। तो इन्होंने कहा कि अगर हो सके तो भाई साहब बाउंड्री डिस्प्यूट के लिए 2-4 स्क्वायर किलोमीटर की जमीन देनी पड़ जाए दे दो, समझ लो बात को, लेकिन बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल करो भाई, क्योंकि हमें इस रीजन का रिसोर्स चाहिए। तो चाइना ने तुरंत क्या किया, फटाफट कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान के साथ बाउंड्री डिस्प्यूट सेटल कर लिया, ठीक है। कहा भाई हमारी आपके साथ कोई बाउंड्री डिस्प्यूट नहीं। अब तीनों कंट्री ने कहा वाह अब हमारे साथ आपकी दोस्ती हो सकती है। तो फिर 1996 में चाइना ने कहा कि अब तो हमारी दोस्ती हो गई आपके साथ, चलिए एक काम करते एक ग्रुप बनाते हैं। समझे बात हो कि नहीं। तो 1996 में एक ग्रुप नया इमर्ज होकर आया जिसको हम लोग क्या कहते हैं, शंघाई 5। उसमें कौन कौन मेंबर थे, चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान और 5वां कौन था, रशिया। इन चारों कंट्री ने मिलकर क्या किया, एक ग्रुप बनाया जिसका नाम था शंघाई 5, ठीक। शंघाई 5 नाम का ऑर्गेनाइजेशन बनाया। अब कहा यार एक काम करते हैं, शंघाई 5 बनी गया है, अब हम इकोनॉमिकली मतलब कि एक दूसरे से इंटरडिपेंडेंट हो जाएंगे। अब एक काम करते हैं, इसको एक चार्टर वार्टर बना के बढ़िया सा जो है एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए, ठीक है। अभी ग्रुप है, अब एक ऑर्गेनाइजेशन बना दिया जाए। तो 2001 में क्या किया गया कि एक और मेंबर को जोड़ा गया, उज्बेकिस्तान को। ध्यान सुनिएगा सर, एक और मेंबर को जोड़ा गया उज्बेकिस्तान को। तो टोटल कितने हो गए, 5 + 1 6, ठीक है। 2001 में भाई साहब 6 मेंबर जोड़कर क्या बन गए, टोटल 6 मेंबर जो होंगे उज्बेकिस्तान जुड़कर
इसका नाम रख दिया गया शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन, जिसका अपना एक चार्टर बनाया गया, एक परमानेंट सेक्रेटेरिएट बनाया गया, सब कुछ बना दिया गया। समझे बात को। तो 2001 में एक नया ऑर्गेनाइजेशन एससीओ नाम का इमर्ज किया, जिसका काम था रीजनल सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, टेररिज्म के अगेंस्ट जाना, इकोनॉमिक इंटीग्रेशन प्रमोट करना, ये सारी बातें थी। इकोनॉमिकली डेवलप करें, एंटी टेररिज्म फैलाएं, रीजनल सिक्योरिटी प्रमोट करें, ये सारी अच्छी अच्छी बातें थी ऑर्गेनाइजेशन में। ठीक, अब ध्यान से सुनिएगा। 2001 के बाद क्या हुआ कि चाइना ने क्या किया, इस कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान में बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट मतलब कि स्टार्ट कर दिया, डेवलप करना, बहुत सारे इंडस्ट्री सेटअप करना शुरू कर दिया, वहां इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने लगा। अब इसको देखकर रशिया सोचा कि भाई ऐसा ना हो भाई, ये हमारे हाथ से ये सेंट्रल एशियन रीजन निकल जाए। टेंशन में आ गया रशिया, कहा भाई ये तो बड़ी गड़बड़ है यार, ये तो भाई पूरा का पूरा बैकयार्ड ही हमारा हथियार लेगा ये तो। समझ रहे हो बात हो कि नहीं। और रशिया के साथ जो है इन सेंट्रल एशियन रीजन का जो है बहुत पुराना संबंध है, ये कभी यूएसएसआर के पार्ट हुआ करते थे। तो कहा भाई ऐसे तो हम इनको छोड़ नहीं सकते। तो 2010 ऑनवर्ड्स क्या हुआ कि इस ऑर्गेनाइजेशन में मल्टी मेंबर बनाने की बात होने लगी, भैया और मेंबर जोड़ो, नहीं तो ऐसा ना हो जाए कि ये रीजन हमारे हाथ से जुड़ जाएगा। समझ रहे हो बात हो कि नहीं। तो 2017 में आते आते रशिया ने प्रपोज किया कि भाई इंडिया को जोड़ो, इसमें इंडिया को जोड़ो। समझे बात हो कि नहीं, नहीं तो ऐसा ना हो कि ये रीजन निकल जाए हमारे हाथ से। ठीक, तो जब रशिया ने इंडिया का नाम प्रपोज किया तो चाइना ने कहा पाकिस्तान को भी जोड़ो, क्योंकि अगर इंडिया रहेगा तो अपना बात चलाएगा और पाकिस्तान रहेगा तो इंडिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान रहेगा। तो 2017 में 2 और मेंबर जुड़े इसके साथ, एक इंडिया और एक पाकिस्तान। तो टोटल हो गए 2017 तक आते आते कौन को कितने कंट्री, कितने मेंबर, 6 + 2 यानी कि 8 मेंबर्स। बात समझे कि नहीं हैं। टोटल कितने हो गए, 8 मेंबर्स हैं। हाँ, उसके बाद जो है अब जाकर 2013 में ईरान को जोड़ने की बात हुई और ईरान को जोड़ भी दी गया, यानी कि 2023 तक आते आते टोटल हो गए 9 मेंबर्स। अब कहानी है सर जी आप हमें क्या मेंबर गिनवाने के लिए आए हैं क्या आज, हैं? ऐसा नहीं है। पहले आपको मैंने समझा दिया कि एससीओ इमर्ज क्यों किया है। अब जरा बात को समझिए कि इंडिया के पास कौन सी दिक्कतें आ गई हैं एससीओ में ईरान के आने के बाद। जरा इस बात को समझ जाइएगा ना तो बात आपको काफी समझ में आ जाएगा। देखिए, इंडिया जो है ना, शुरुआत से जो इंडिया की फॉरेन पॉलिसी रही है वो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की रही है। स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी का मतलब होता है हम अपनी फॉरेन पॉलिसी खुद से डिसाइड करेंगे भाई, किसी के इन्फ्लुएंस में ना आ रहे हैं। हम पहली बात बता दे रहे हैं भाई, समझ में आ गया नहीं। आप कभी भी किसी के इन्फ्लुएंस में हमें मत जोड़ देना। ठीक, एक तो स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी की होती है, दूसरी होती है वी ऑलवेज मेंटेन द बैलेंस इन द ग्लोबल पावर ऑर्डर। समझ में आ गया। तो अब इसमें हो गया कि बैलेंस कैसे, कि हमारे वेस्ट के साथ जो रिलेशन होंगे उतने ही अच्छे ईस्ट के साथ भी होंगे। अभी नहीं, हम जब शीत युद्ध के समय में भी थे तो भी हमने नॉन अलाइनमेंट चुना था। हम ना ही यूएसए के साइड में थे, ना ही हम यूएसआर के साइड में थे, हम बीच में चलते थे। समझ में, हमने नॉन अलाइनमेंट चुना कि भाई देखो हम एक्टिव एंगेजमेंट दिखाएंगे पर किसी के पाले में नहीं आएंगे। तो इंडिया ने कहा कि हम स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी वाली कंट्री हैं। समझ रहे हो बात हो कि नहीं। अब जरा बात को जरा ध्यान समझिए। अभी अभी आपने क्या देखा था कि इंडिया यूएस विजिट में गई, यूएस विजिट में हुआ तो उन्होंने क्या किया, ज्वाइंटली एड्रेस किया यूएस कांग्रेस को। ठीक सर जी, ये और भी बात इंपॉर्टेंट तब हो जाएगी जब एससीओ का जो समिट था 23rd समिट, इसे पहले होना था, लेकिन चूंकि उसे यूएस इंडिया को ज्वाइंट एड्रेस करना था तो उन्होंने इसको पोस्टपोन करके यूएस की विजिट को एक्सेप्ट किया। तो यही समझ लीजिए कि कितना इंपॉर्टेंट था वो विजिट। तो इंडिया का रिलेशनशिप यूएस के साथ भी बहुत अच्छा है, क्योंकि यूएस ने इंडिया को 123 वेवर भी दिया है। 123 एग्रीमेंट के तहत न्यूक्लियर वेवर भी प्रोवाइड किया है। S-400 के तहत हम परचेज भी कर सकते हैं विदाउट सैंक्शंस। रशिया से हमने S-400 का परचेज किया है, हम पे यूएसए ने सैंक्शन भी नहीं लगाया। समझ रहे हो बात हो कि नहीं। तो इंडिया का वेस्ट के साथ भी बहुत अच्छा रिलेशन है, समझ में आया। और रशिया के साथ तो रिलेशन है ही, हमारे साथ रशिया के ऑयल डील भी हुए। इवन आफ्टर कि यूएस ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा दिया, उसके बावजूद ऑयल डील हुआ है। समझ रहे हो बात हो कि नहीं, ये बात आप ध्यान रखिए। तो हम कितने क्लोज टाइम टेस्टेड पार्टनर है रशिया के, तो हमारा रशिया के साथ भी रिलेशन है। अब प्रॉब्लम क्या हो गया है ईरान के आने के बाद, जरा गौर करिएगा इसमें। जरा आप देखिए कि इसमें 3 कंट्रीज हैं, एक रशिया, दूसरा चाइना और तीसरा ईरान। ये तीनों ही मेंबर हैं एससीओ के। रशिया यूक्रेन क्राइसिस की वजह से यूएस ने रशिया के ऊपर सैंक्शन लगा रखा है,
पूरा वेस्ट रशिया से चिढ़ा हुआ है। चाइना रशिया की मदद भी कर रहा है और चाइना ने इकोनॉमिकली डोमिनेंस भी दिखा रखा है। और अभी तो आपको पता है कि चाइना पूरे वर्ल्ड में युआन से इंटरनेशनल ट्रेड सेटल करने की बात कर रहा है। ब्राजील ने चाइना के साथ ही नहीं, फ्रांस के साथ भी कह रहे हैं कि हम युआन में ट्रेड डील साइन कर देंगे, मार्केट ट्रेड का सेटलमेंट कर देंगे युआन के साथ। समझ रहे बात हो कि नहीं? हो सकता है इंडिया और रशिया का जो ऑयल डील है या ऑयल के साथ जो परचेज है वो भी सेटलमेंट युआन में हो जाए। तो अगर इस तरीके से इंटरनेशनल ट्रेड सेटलमेंट युआन होगा तो इट इज डायरेक्ट थ्रेट टू द डॉलर। ठीक है, दैट इज डायरेक्ट थ्रेट टू द यूएसए इंटरनेशनल ऑर्डर, और आप ये कह सकते हैं कि डायरेक्ट थ्रेट टू द यूएसए एज अ सुपर पावर। आप समझ रहे हो बातों की नहीं? तो भैया इमर्जिंग चाइना है ना, ये अपने आप में, और इमर्जिंग चाइना एज अ सुपर पावर अपने आप में यूएस के लिए थ्रेट है। समझ रहे हो? तो इसीलिए हमेशा देखना कि यूएस चाइना में हमेशा कंफ्लिक्ट रहता है, ट्रेड को लेकर कंफ्लिक्ट रहता है, करेंसी वॉर चल रहा होता है दोनों कंट्रीज के बीच में। तो ये भी एंटी वेस्ट माना जाता है, स्पेशली उस केस में भी जब रशिया ने साउथ चाइना सी में अपने पूरे साउथ चाइना सी को कह रखा कि भाई पूरा साउथ चाइना सी तो हमारा है। तो फ्रीडम ऑफ नेविगेशन को लेकर यूएस लेड क्वाड भी है जिसमें इंडिया भी एक मेंबर है। तो यूएस चाइना को अपने आप ही वेस्ट एंटी वेस्ट माना जाता है। और तीसरा आपको पता होगा ईरान न्यूक्लियर इनरिचमेंट कर रहा था, इस वजह से ईरान पर भी सैंक्शन लगा हुआ है जो यूएस ने लगा रखा है। समझ रहे हो? तो ये तीनों कंट्री यूएस के एडवर्सरी हैं और वेस्ट के एडवर्सरी हैं। ऐसे ग्रुप में जहां पर ये तीनों कंट्री वेस्ट के एडवर्सरी हैं, वहां पर इंडिया का प्रेजेंस, समझ रहे हो, वहां पे इंडिया का प्रेजेंस जो कि बैलेंस मेंटेन करता है वेस्ट और ईस्ट के बीच में, वो कहीं ऐसा ना हो कि वेस्ट के दिमाग में एक कंफ्यूजन क्रिएट कर दे। समझ रहे हो बात को? तो इससे क्या हो सकता है कि इंडिया का जो बैलेंस है, जो एम्बी बैलेंस का जो नोशन है, वो कॉम्प्रोमाइज हो सकता है और वेस्ट के साथ इसके रिलेशनशिप ठीक नहीं हो सकते। ठीक है, तो एक बात आपको ये समझना पड़ेगा, जो इंडिया का एससीओ में फ्यूचर को लेकर ये इंडिया के दिमाग में चल रहा है। आप समझ रहे हो मेरी बात को? ऊपर से पाकिस्तान जो कि एक टेरर स्पॉन्सर्ड स्टेट है, जो कि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म प्रमोट करता है, वो भी इंडिया के लिए सिरदर्द है। आप समझ रहे हो? तो एससीओ में इसके पर्सपेक्टिव को यहां से समझने की आपको बहुत जरूरत है कि ये एक एंटी वेस्ट ब्लॉक जैसा दिखाई दे रहा है। ठीक है, कुछ लोग ये भी कह सकते हैं कि ऐसा हो सकता है कि चूंकि ये तीनों के तीनों एंटी वेस्ट हैं, तो इंडिया का प्रेजेंस जो है इसको न्यूट्रलाइज कर सकता है। इंडिया का प्रेजेंस न्यूट्रलाइज कर सकता है। हो सकता है कि वेस्ट ये देखे कि हाँ भाई इंडिया भी प्रेजेंट है, तो कोई बहुत एंटी वेस्ट जैसी स्ट्रैटेजी ना हो जाए। समझ रहे बात हो कि नहीं? तो बहुत ज्यादा एंटी वेस्ट नहीं जा सकती है ग्रुप, तो ये भी देखा जा सकता है। लेकिन यहां पर आपको समझना पड़ेगा कि ये कंफ्यूजन क्रिएट कर सकता है वेस्ट के दिमाग में कि इंडिया का प्रेजेंस इस एंटी वेस्ट लेड ग्रुप में एक तरह का इंडिया के स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट के अगेंस्ट जा सकता है। ये बात आप समझ लीजिए। तो एक तो मैंने आपको ये बात बता दिया। दूसरी बात, चाइना का डोमिनेंस। अब जरा मेरी बात को ध्यान सुनिएगा। एससीओ का एक इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी है, समझो 2030 का। आपको बताऊं कि वो चाइना सेंट्रिक है। देखिए 2030 तक ऐसा माना जा रहा है आईएमएफ की रिपोर्ट के हिसाब से भी कि 2030 तक चाइना जो है वर्ल्ड का लीडिंग इकोनॉमी बन जाएगा, यानी कि मतलब हाईएस्ट इकोनॉमी वाला हो जाएगा। करीब करीब 25 से 26 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी हो जाएगी, जो यूएस से भी ऊपर हो जाएगा या यूएस के बराबर तो जरूर पहुंच जाएगा। ठीक है, तो जब 2030 तक चाइना वर्ल्ड की लीडिंग इकोनॉमी हो जाएगी, मतलब इंडिया नंबर 1 की इकोनॉमी हो जाएगी जीडीपी, नॉमिनल जीडीपी पर, तो चाइना को उसे सस्टेन करने के लिए रिसोर्सेज तो चाहिए ही होंगे। समझ रहे बातों की नहीं? उसे कनेक्टिविटी भी चाहिए होगा ताकि वो मार्केट तक अपने प्रोडक्ट को पहुंचा सके। यही देखते हुए एससीओ के अंदर इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी 2030 के हिसाब से चाइना ने 23rd वर्चुअल समिट में क्या किया, प्रपोज किया, क्या, बीआरआई इनिशिएटिव, जिसे बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव कहते हैं। बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव क्या है? चाइना के थ्रू सेंट्रल एशिया होते हुए यूरोप जाना है आपको, है ना। एक तो ये रोड के रूट हो गया जो कि पुराना एंशिएंट सिल्क रूट था, और दूसरा
दूसरा क्या था कि आपको जो है मैरीटाइम रूट के थ्रू जो है आपको इंसर्कलिंग करना है इंडिया को, और डिफरेंट मार्केट्स को वेंचर करना है। समझ रहे हो बातों की नहीं? अब जब इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्ट्रेटजी में चाइना ने ये प्रपोजल रखा, समझ रहे हो बातों की नहीं, तो इंडिया ने उसे रिफ्यूज कर दिया। इंडिया ने कहा भाई हम साइन नहीं कर रहे। इंडिया ने कहा कि भाई ये बेल्ट और रोड इनिशिएटिव हम साइन नहीं करेंगे। इसके दो रीजन दिए इंडिया ने कहा देखिए किसी भी तरह का जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, सर जी मैं एग्जैक्टली वही बता रहा हूं जो कि दिया है। हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने यह कहा कि किसी भी तरह का जो कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जैसे BRI जैसे प्रोजेक्ट है, वो किसी भी कंट्री की सोवरेनिटी को इंपैक्ट नहीं कर सकते। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि BRI का ही एक ही टुकड़ा जो है इंडिया के जो है गिलगिट बाल्टिस्तान वाले रीजन से निकलता है, जिसे हम लोग सीपेक बोलते हैं, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। देखिए मैं आपको दिखाता हूँ वो कहाँ से गुजरता है, वो इस रीजन से गुजरता है। कह रहे हैं कि BRI अगर पास कर रहा है तो इंडिया के सोवरेन टेरिटरी से कैसे पास कर सकता है। तो इंडिया ने मना किया कि भाई किसी भी तरीके से आपका जो है वो किसी भी कंट्री की सोवरेनिटी को के अगेंस्ट नहीं जा सकता। और कोई भी कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट आप वर्ल्ड में प्रपोज करते हैं तो वो किसी मेंबर स्टेट के लिए नहीं हो सकता, वो अक्रॉस द वर्ल्ड का कंसेंसस चाहिए होता है उसमें। तो इंडिया ने कहा कि भाई हम तुम्हारे BRI को साइन नहीं कर रहे हैं। तो दो कंसर्न इंडिया के सामने दिखाई दिया। पहला कंसर्न क्या दिखाई दिया कि मतलब कि पहला तो ये हुआ एंटी वेस्ट है, ये दिखाई दे रहा है, और दूसरा BRI। अब आप बोलेंगे BRI में इंडिया ने मना कर दिया तो कंसर्न कैसे है? BRI में 9 मेंबर है, में 8 मेंबर ने मान लिया है, केवल और केवल इंडिया ने नहीं माना है। सर ये देखिए सर इंडिया की फॉरेन पॉलिसी, समझ रहे हो? BRI को 8 मेंबर ने माना, केवल इंडिया ने नहीं माना है। ये बात आपको जानना पड़ेगा सर, समझ में आ गया? तो ये एक कंसर्न हो सकता है इंडिया के लिए भी, समझ में आया। लेकिन इंडिया ने BRI को मना कर दिया। अब इंडिया की स्ट्रेटजी SCO में क्या होनी चाहिए? क्या SCO से निकल जाना चाहिए? आंसर है नो। क्यों नहीं निकलना चाहिए? सर जी आप रहेंगे तो आप चाइना की एक्टिविटीज को भी नजर रख सकते हैं, और वहां पे चाइना और रशिया दोनों है, तो चाइना और रशिया दोनों से मिलकर आप चाइना के साथ जो बाउंड्री डिस्प्यूट है उसको भी रिजॉल्व कर सकते हैं, समझ लो। तो इंडिया का SCO से बाहर निकलना अकलमंदी नहीं है। तो फिर SCO में रहकर इंडिया का अपना क्या फायदा होगा? तो SCO में रहकर इंडिया का अपना ये फायदा होगा कि इंडिया सेंट्रल एशियन रीजन पर अपना जो है अपना दिमाग जो है कॉन्सेंट्रेट कर सकती है। इस तरीके से नहीं कि इंडिया जो है SCO में जाकर सेंट्रल एशियन रीजन में उसके रिसोर्स एक्सप्लॉइट करे, केवल यही मोटिव नहीं है। सेंट्रल एशियन रीजन को डेवलप करे, उसमें से म्यूचुअल कोऑपरेशन ले, उनके रिसोर्सेज का वो भी फ़ायदा उठाएं, वहाँ पर हम ऑफशोर कंपनीज खोल सकते हैं, उनके रिसोर्सेज का हम भी फ़ायदा उठा सकते हैं, हमारी टेक्नोलॉजी का वो भी फ़ायदा उठा सकते हैं, समझ में आ रहा है? तो हमारा फोकस अभी ज़्यादा सेंट्रल एशियन रीजन पे होना चाहिए, रादर दैन कि एंटी वेस्ट पॉलिटिक्स या बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, ऐसे ऑस्पिशियस प्रोजेक्ट, ऐसे प्रोजेक्ट जो हाईली एस्पिरेशनल हैं, समझ में आ रहा है, इन पर हमें उतना ध्यान नहीं देना चाहिए, समझ में आ रहा है? ये हमारी SCO की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, है ना? और इसलिए भी SCO हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। निकलना सोल्यूशन नहीं है, उसी में रहकर आपको अपना इंटरेस्ट ढूंढना होगा। दैट इज़ दी वे अहेड, ठीक है, ऑफ इंडिया इन USA। थैंक यू ऑल ऑफ यू, अपना ध्यान रखें, बाय बाय। चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करें। थैंक यू ऑल ऑफ यू।